8. दोपहर होने को थी। वेदा आज फिर आंगन में बैठे उस आश्रम के श्री रामचरितमानस का पाठ कर रहे थे जब अचानक से दरवाज़ा खुला। अनिकेत कमरे से बाहर निकला। उसने कुंडी लगाकर यहाँ वहाँ देखा और बाहर की ओर जाने लगा। उसके बाहर जाते ही आर्यन गेट के पास जाकर खड़ा हो गया और प्रिया और वेदा कमरे के अंदर आए। आज फिर कमरे का वही हाल था और स्मृति बैठी बस रो रही थी। वेदा ने देखा कि स्मृति के पिता वहीं पर खड़े थे उसके पास और बस वेदा के आने का इंतज़ार कर रहे थे। प्रिया स्मृति के पास गई और उससे पहले वो कुछ बोल पाती वेदा बोले, देखो स्मृति, हमारे पास इतना वक्त नहीं है। मैं तुम्हें सब सच बताऊंगा। पहले तो तुम्हें विश्वास नहीं होगा पर मेरे पास सबूत भी है, तो मेरी बातों को ध्यान से सुनना। तुम्हारे पापा तुम्हें कहीं भी छोड़कर नहीं गए थे। उन्हें तुम्हारी माँ साक्षी ने अपने लवर, जो तुम्हारे अभी के पिता हैं, उनके साथ मिलकर मार दिया था और ये कहा कि वो घर छोड़कर चले गए किसी औरत के साथ। ऐसा कुछ नहीं है। और ये जो अनिकेत है ना, ये तुम्हें भगाकर यहाँ इसलिए लाया क्योंकि वो तुम्हें बेचना चाहता है। इसका यही काम है। ये ऐसी लड़कियों को फंसाता है जो घर की सताई होती है और जो तुम कहती हो ना कि जब वो ज़बरदस्ती करने जाता है तो बेहोश हो जाता है, तो इसलिए बेहोश होता है क्योंकि तुम्हारे पिता की आत्मा बचपन से तुम्हारे साथ है और वही से बेहोश कर देती है। ये सुन स्मृति एकदम से हैरान हो जाती है और हैरान होना स्वाभाविक भी था। क्या बकवास है ये, इन सब बातों में मैं नहीं मानती, उसने कहा, जिस पर वेदा उसे समझाते हुए कहते हैं, जानता था तुम्हें यकीन नहीं होगा, सबूत है मेरे पास। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे पिता भागे थे जैसा तुम्हारी माँ ने कहा था, और तुम्हारी माँ का नाम साक्षी है यह भी मुझे नहीं पता था। तुम्हारे इस बॉयफ्रेंड का नाम अनिकेत है ये मुझे कैसे पता चलेगा। और तुम्हारे पापा की दुकान थी, और ये भी छोड़ो, तुम्हारे चाचा अच्छे आदमी नहीं हैं। मुझे कैसे पता चलेगा ये सब। मुझे तुम्हारे पिता की आत्मा ने सब बताया। मैं पंडित वेदांत मिश्रा हूं, मुझे आत्माएं दिखाई देती हैं, मेरी बातों पर भरोसा करो। स्मृति को अभी भी यकीन नहीं हो पा रहा था। वो कहती है, अगर ऐसा है तो मेरे पिता क्या अभी भी यहां पर हैं? वेदा ने हामी भरी तो स्मृति बोली, ठीक है, हो सकता है तुम अनिकेत से मिलो। अनिकेत को ये सब कुछ पता था क्योंकि मैंने उसे सब कुछ सच सच बताया हुआ है और ये सब तो वो भी जानता है। पर अब जो मैं तुम्हें पूछूंगी ये ज़्यादा किसी को भी नहीं पता है। तुम ये बातें मेरे पापा से पूछो, अगर वो यहाँ पर हैं तो तुम्हें बता देंगे और तुम मुझे जवाब दे देना। उनसे पहला सवाल पूछो, बचपन में वो मुझे प्यार से क्या बुलाते थे? ये बात बस मेरे मम्मी पापा और दादा दादी जानते थे, उनके अलावा कोई भी नहीं। और ये भी पूछो कि उन्होंने मुझे ऐसा कौन सा गिफ्ट दिया था जिसे मैं अब तक संभाल कर रखे हुए हूँ। अगर तो वो यहाँ पर हैं तो वो सही जवाब देंगे। जिस पर वेदा स्मृति के पिता की तरफ देखते हैं, वो जवाब देते हैं और फिर वेदा बेड पर बैठते हैं और कहते हैं, तुम्हारे पिता तुम्हें प्यार से किट्टू बुलाते थे और उन्होंने तुम्हें टेडी बियर गिफ्ट किया था जिसे तुमने आज भी संभाल कर रखा हुआ है और वो यहीं पर है। वो सफ़ेद रंग का है। और जब तुम 12 साल की हुई थी तो तुम्हारे छोटे सौतेले भाई ने उसका हाथ काट दिया था जिसे तुमने सिला था काले धागे से। देखने में पता चल जाता है कि वो वहाँ से फटा था जिसे तुमने सिला है। अब बताओ। ये सुनकर स्मृति की आंखें बड़ी हो गई और साथ ही साथ प्रिया की भी। स्मृति फूट फूट कर रोने लगी। मैं जानता हूँ स्मृति, तुम्हारे लिए ये सब एक सपने की तरह। तुम्हें पता चल रहा है कि तुम्हारे पिता भागे नहीं थे, मारे गए हैं, और तुम्हारा बॉयफ्रेंड जिसे तुम प्यार करती हो वो तुम्हें बेचना चाहता है। यही जिंदगी है। जिंदगी जो तुम सोचो कि वो नहीं है। जिंदगी के हर मोड़ पर धोखे मिलते हैं। यहाँ पर ज्यादा कोई भी अपने नहीं है। अपने होकर भी बहुत से लोग पराये हैं। स्मृति, तुम्हारे पिता चाहते हैं
कि मैं तुम्हारी मदद करूं, और हम सब तुम्हारी मदद करेंगे, पर पहले हमें अनिकेत को पकड़वाना होगा, फिर तुम्हारे मम्मी को, क्योंकि उन्होंने तुम्हारे पिता को मारा है और तुम्हारे पिता को न्याय मिलना चाहिए। जिस पर स्मृति हामी भरती है और कहती है, मैं बचपन से सोचती आई थी कि मेरे पापा कभी मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। हमेशा मुझे लगता था वो मेरे आसपास है, पर आज मुझे यकीन हो गया कि वो मेरे आसपास ही थे। थैंक यू सो मच, आपकी वजह से मैं ये जान पाई। सच में ये मेरे लिए सपने की तरह है, पर ये बहुत सुंदर सपना है, और बहुत लंबे अरसे के बाद मुझे कोई सुंदर सपना आया है। मेरे मन के अंदर एक उम्मीद की किरण जागी है। मेरे पापा, अगर सच में आप यहाँ पर हैं, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि मुझे आप पर पूरा भरोसा था। भले मैं कभी ऐसा कोई बोल नहीं पाई, पर मन ही मन में जानती थी कि आप कभी भी ऐसा कुछ नहीं कर सकते। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, आपको बहुत मिस करती हूँ। उसके आंसू रुक नहीं रहे थे। प्रिया उसे शांत कराती है कि तभी एक झटके से कमरे का दरवाजा खुला। अनिकेत था और उसने आर्यन का कॉलर पकड़ा हुआ था। आर्यन के मुंह से हल्का हल्का खून रिस रहा था। मैं जानता था कि ये सब हो रहा है। तुम्हें क्या लगता है मैं गधा हूं? कल ये लड़की मेरे कमरे में आई थी, तू भी आया था। बोर्ड के निशान मैंने देख लिए थे जमीन पर, और स्मृति के सामने कोई बैठा था। उसकी वजह से चादर हल्की सी सिमट गई थी। मुझे तुम बेवकूफ़ नहीं बना सकते। आज भी जब मैंने इस भेड़ के टके को गेट के पास देखा, मैं समझ गया कि तुम तीन हरामखोर मिलकर स्मृति को उल्टी सीधी पट्टी पढ़ा रहे हो। स्मृति, चलो, हम शाम का इंतज़ार नहीं कर सकते, हमें भी यहाँ से निकलना होगा, और तुम तीनों दफा हो जाओ। उसने आर्यन को ज़मीन पर फेंकते हुए कहा, जिस पर वेदा गुस्से से आर्यन की ओर बढ़ते हैं, पर एकदम से उनके कदम रुक जाते हैं। वो स्मृति की बात सुनना चाहते थे। क्या उसे उनकी बातों पर भरोसा है, वो ये जानना चाहते थे। बिना स्मृति के रजामंदी के वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। वेदा पलटकर स्मृति की ओर देखते। स्मृति उठी और अपना बैग उसने निकाला और सामान पैक करना उसने शुरू कर दिया। ये तुम क्या कर रही हो स्मृति? ये तुम्हें बेच देगा, और ये जानते हुए भी तुम इसके साथ जा रही हो। चलो हमारे साथ, हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं, प्रिया ने कहा, जिस पर स्मृति कुछ नहीं कहती। अनिकेत आगे आता है और कहता है, वो मुझे अच्छे से जानती कि तुम्हें अच्छे से जानती। उसे भड़काना बंद करो। आकर उसे उल्टी सीधी पट्टी पढ़ा रहे हो और सोच रहे हो कि वो तुम्हारे साथ चली जाएगी। स्मृति, जल्दी करो। इस पर स्मृति अपना बैग पैक करके वेदा के पीछे खड़ी हो जाती है और कहती है, मैं जा तो रही हूँ, पर तुम्हारे साथ नहीं, इनके साथ। बस इतना सुनने की देर भर थी। वेदा आगे बढ़े उसे मारने के लिए, पर अनिकेत ने तुरंत बंदूक निकाली और तान दी वेदा की ओर। एक कदम आगे बढ़ाया ना तो साले यही मार दूंगा। और स्मृति, तू इन पर भरोसा कर रही है? ये अपने हैं या मैं अपना हूं? स्मृति कुछ नहीं कहती। आर्यन हल्का सा उठता है, जिस पर अनिकेत आर्यन को उठाकर उसके माथे पर बंदूक रख देता है और बोलता है, डील हो चुकी है, एडवांस मैं ले चुका हूं। जाना तो तुझे पड़ेगा स्मृति, चाहे प्यार से चल चाहे जबरदस्ती से। और सुन धोती चुरकी, ले जा अपने पंटर को यहां से, वरना मार दूंगा। वेदा कुछ नहीं कहते, बस चुपचाप खड़े रहते। वही आर्यन के माथे से पसीना बहने लग जाता है। उसे अपनी मौत साफ साफ दिखाई दे रही थी।